दृश्य एक विशाल नज़ारे से शुरू होता है, जहां वो अपने सामने अपने ग्रह को पहले की तुलना में बहुत बड़े आकार में देखता है। योजना का पैमाना तेजी से बड़ा होने लगता है और मुख्य भूमि की रूपरेखा दिखाई देने लगती है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, वो एक शहर का रूप ले लेती है और धीरे धीरे एक ऐसी सड़क में बदल जाती है जो स्ट्रीटलाइट्स की रोशनी से जगमगा रही है और जिसके दोनों ओर घरों की छतें हैं। ली चांगसुंग हाथ में एक बोतल लिए और अपना सिर झुकाए इस सड़क पर चल रहा है, और तभी कुछ अज्ञात चीज उसका ध्यान खींचती है, जिससे वो अपने विचारों से भटक जाता है। वो अपने सामने जो देखता है उससे वो डर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये यादें नहीं हो सकती, ये कैसे संभव है। ली चांगसुंग वास्तव में अभी भी पाताल लोक के स्वामी के महल में है और उनके प्रश्न का उत्तर दे रहा है। थानोस हमारे नायक को पृथ्वी पर भेजने का निर्णय लेता है, जहां ली चांगसुंग का मिशन उन देवताओं को ढूंढना है जिन्होंने अपनी शपथ तोड़ी है, लेकिन ली चांगसुंग अभी भी यह समझ नहीं पा रहा है कि यह काम उसे सजा के रूप में क्यों दिया गया है। इस पर स्वामी समझाते हैं कि ली चांगसुंग ही वो व्यक्ति है जो इस तरह के कार्य को संभाल सकता है। उसे अर्केडिया के कई देवताओं को ढूंढना है, जिनमें औरा, डीवीए और चेन शामिल हैं, क्योंकि वे पाताल लोक के प्रवेश द्वार की अखंडता के साथ समझौता करने का कारण बनते हैं, और नायक ने पृथ्वी की सड़क पर चलते हुए ठीक यही देखा था। नायक अंदाजा लगाने लगता है कि शपथ तोड़ने के बाद देवता बनी हुई दरार के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी नायक की बातों की पुष्टि करते हैं, हालांकि ली चांगसुंग आश्चर्य करता है कि पाताल लोक उन्हें रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा है, जिस पर उसे थानोस का जवाब मिलता है। जवाब शपथ में कही गई सर्वज्ञता के बारे में है, हालांकि ये केवल मनुष्य ही हैं जो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, और शपथ में देवताओं के लिए ऐसे किसी प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है। तब ली चांगसुंग को एहसास होने लगता है कि वो पाताल लोक के लिए केवल एक प्यादा है, जिसे काम खत्म होने पर हटा दिया जाएगा, लेकिन थानोस यह वादा करके उसकी धारणाओं को खारिज कर देता है कि सुधार कार्य पूरा करने के बाद ली चांगसुंग को एक नया जीवन दिया जाएगा। लेकिन चाहे ये वास्तव में सच हो या नहीं, ली चांगसुंग जो सुन रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। थानोस बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए हमारे नायक को सौदे के निष्कर्ष की ओर ले जाने लगता है। वो ली चांगसुंग को कुछ शक्तियां देकर उसमें रुचि जगाने की कोशिश कर रहा है। जो कहा गया उसे सुनने के बाद नायक अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करता है कि उससे क्या वादा किया गया है और उसकी शक्ति क्या होगी, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए थानोस ली चांगसुंग को शक्ति का प्रस्ताव देता है। नायक जो सुनता है उससे प्रभावित होता है और पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि पाताल लोक के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन किए बिना ये संभव है। थानोस उत्तर देता है कि ये उसके अधिकार के भीतर है और ये एक प्रकार का उपहार है जो वो सौदे की स्थिति में ली चांगसुंग को दे रहा है। यह सुनकर ली चांगसुंग बहुत खुश होता है कि उसके पास ऐसी क्षमताएं होंगी और इस तरह सौदे में देरी करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए ऐसे मामले में सौदा संपन्न माना जाता है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहाँ पाताल लोक का स्वामी ली चांगसुंग के पुनर्जन्म की शुरुआत की घोषणा करता है और ली चांगसुंग पुनर्जन्म के द्वार नामक द्वार में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पुनर्जन्म के द्वार में प्रवेश करने पर ली चांगसुंग अपना सारा देवत्व खो देगा और एक साधारण व्यक्ति में बदल जाएगा, जिसे बिना किसी शक्ति के फिर से शुरुआत करनी होगी। यूल की बात सुनते हुए ली चांगसुंग उसे आश्वासन देता है कि वो जो कहता है उसका वही मतलब होगा। हालांकि वो अब और सहन नहीं कर सकता जो यूल कह रहा है, जो उसे उसकी शक्तियों के संबंध में नवीनतम स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहा है। अपने निर्देश समाप्त करने के बाद यूल हमारे नायक को उस द्वार तक ले जाता है जहां उसकी सजा शुरू होती है। अभी भी नाव में बैठे हुए ली चांगसुंग अंततः उन्हें अपने सामने देखता है। बिना ज्यादा सोचे वो अपने पुनर्जन्म को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए द्वार की ओर कूद जाता है। चट्टान पर उनके सामने पहुंचने पर ली चांगसुंग उनके दरवाजे खुले देखता है, लेकिन उनमें कदम रखने से पहले ली चांगसुंग अभी भी अलविदा कहने का फैसला करता है। बदले में यमराज अपने अंतिम विदाई शब्द देने की कोशिश करता है, लेकिन ली चांगसुंग उसकी बात नहीं सुनता और उस स्थान की ओर उड़ जाता है जहां एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसकी सजा शुरू होती है, और यूल दरवाजे पर खड़ा ली चांगसुंग के पीछे देख रहा है। वो अब पाताल लोक का एक यमराज है जिसे स्वामी ने शक्ति प्रदान की है। ली चांगसुंग अभी भी यमराज और पूरे पाताल लोक को पीछे छोड़ते हुए अपनी उड़ान जारी रखे हुए है। अंततः वह सुनता है कि पुनर्जन्म द्वार सफलतापूर्वक पार कर लिया गया है और एक सिस्टम अपडेट हो रहा है जो उड़ान के दौरान ही नए सर्वर से जुड़ने की कोशिश करता है। ली चांगसुंग सुनता है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटर का शीर्षक दिया गया है। अचानक वो घास पर गिरता है, जिसका अर्थ है कि वो पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। घास पर लेटे हुए ली चांगसुंग अपने चारों ओर लोगों को इकट्ठा देखता है जो अभी अभी देखी गई घटना से भ्रमित हैं। हमारा नायक वहीं लेटे रहकर मन ही मन नोट करता है कि उसके पिछले जीवन की सभी यादें छोटी से छोटी बारीकी के साथ वापस आ गई हैं। उसके चारों ओर राहगीरों की व्याकुल चीखें अभी भी गूंज रही थीं। चीख पुकार और घबराहट के बीच ली चांगसुंग एक लड़की को अपनी मातृभाषा में बोलते हुए सुनता है।
आखिरकार वो घर आ गया है, आखिरकार वो वापस आ गया है, ली चांगसुंग अपनी आंखें खोलते हुए सोचता है। ली चांगसुंग अपने आसपास की स्थिति का आकलन करने की कोशिश करता है। अपने पैरों पर खड़े होकर वो अपने सामने मौजूद लोगों को डर और समान रूप से भ्रमित देखता है। वो उन कुछ लोगों में से एक है जो बिना अपनी मर्जी के एक अज्ञात स्थान पर पहुंच गए हैं, जो एक अभेद्य जंगल के केंद्र में स्थित है और एक नीली सीमा से घिरा हुआ है। इस क्षण ली चांगसुंग उन शब्दों को याद करता है जो पहले थानोस द्वारा पाताल लोक में नायक के रहने के दौरान बोले गए थे। जब ली चांगसुंग द्वार से गुजरेगा तो वो एक ऐसी जगह में प्रवेश करेगा जो पृथ्वी भी है और नहीं भी, क्योंकि आप बिना किसी का ध्यान खींचे दूसरी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते। और यह उचित ही है कि ली चांगसुंग ये सवाल करे कि वो कहाँ पहुंचेगा। यह स्थान तब चुना जाएगा जब ली चांगसुंग एक यादृच्छिक दरार के माध्यम से गुजरेगा। जब ली चांगसुंग इसे याद कर रहा होता है तो उसके आसपास के लोग इस एहसास से घबराने लगते हैं कि वे एक विदेशी जगह पर हैं जहां कोई संपर्क नहीं है। वो स्थान रोजवुड गार्डन है और प्रतिभागियों की कुल संख्या 431 है। हालांकि गिनती में एक त्रुटि थी और हमारे नायक के साथ उनकी संख्या बढ़कर 432 हो गई। अंततः परीक्षण शुरू होते हैं जिसमें प्रतिभागियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर कठिनाई स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला मिशन 5 खंडों में विभाजित जंगल में छिपे राक्षसों को विभिन्न तरीकों से हराना है। परिणाम पर्वत की चोटी पर होना चाहिए। सभी प्रतिभागी अपने स्टेटस स्किल्स का उपयोग कर सकते हैं और इन्वेंट्री तक उनकी पहुंच है। समय बर्बाद न करते हुए ली चांगसुंग पहले खंड की ओर दौड़ता है। वो उन प्रतियोगियों की आवाज़ भी नहीं सुनता जो उसके पीछे छूट गए हैं और उसे चिल्लाकर कुछ कहना चाह रहे हैं। उनसे अलग होकर ली चांगसुंग अपना मिशन पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। क्या ये संभव है कि वो एक खिलाड़ी है, क्योंकि बाहर से ये सब बहुत परिचित लग रहा है? और यदि वह है तो क्या वो टायरेंट उपनाम वाला पात्र नहीं है? दौड़ते समय ली चांगसुंग को चिंता होने लगती है कि उसकी सहनशक्ति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो इतनी धीमी गति पर भी हाँफने लगा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए सिस्टम विंडो देखनी चाहिए। हालांकि नायक की सभी जानकारी तक पहुंच प्रदान करने के लिए सिस्टम विंडो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। यह उसके संदेह की पुष्टि करता है, लेकिन वो वादा की गई शक्ति कहाँ है? थोड़ी प्रतीक्षा के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास एग्जीक्यूशनर सोर्ड का उपयोग करके आत्माओं को सोखने की शक्ति है, साथ ही उसे नर्क की ज्वाला का उपयोग करने का अधिकार भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि राक्षस को हराने के बाद ली चांगसुंग उसकी आत्मा लेकर उसका अनुभव ले सकता है और उसकी क्षमताएं उसे थकावट से बचने और उसकी चोटों को भरने में मदद करेंगी, जबकि एग्जीक्यूशनर सोर्ड उसे अपराधियों को दंडित करने के लिए देवताओं की शक्ति का उपयोग करने में मदद करेगी। सैद्धांतिक रूप से यदि वो जीतता है तो ली चांगसुंग सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बन जाएगा, जिसका अर्थ है कि थानोस ने उसे शक्ति के मामले में धोखा नहीं दिया है, शायद इसलिए क्योंकि थानोस अन्य दुनिया के देवताओं को पसंद नहीं करता है। विचार करने पर ली चांगसुंग को यकीन है कि एग्जीक्यूशनर सोर्ड का उपयोग करना शायद इतना आसान नहीं है। बेशक यह तलवार आत्मा सोखने के कौशल से कहीं बेहतर है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए प्रतिद्वंद्वी का ऐसा होना आवश्यक है जो पूरी तरह से शपथ तोड़ता हो, और इस बात की संभावना है कि अपराधी को हराते समय टकराव में ली चांगसुंग गंभीर रूप से घायल हो जाए। इस चिंतन के बाद ली चांगसुंग अपने दुश्मन को देखता है। उसका पहला प्रतिद्वंद्वी एक विशाल काला नाग है जिसे ब्लैक मांबा कहा जाता है। अपना विशाल मुंह खोले हुए वो ली चांगसुंग पर हमला करता है, लेकिन त्वरित विजय की आशा करते हुए ली चांगसुंग एक जंग लगी कटार निकालता है और हमला करता है। अपनी जंग लगी कटार से एक तीखा प्रहार करते हुए वो एक ही झटके में सांप को काट डालता है। सांप मारा गया है और जीत ली चांगसुंग के हाथों में है। इस जीत के साथ ली चांगसुंग अपना कौशल रस्टी डैगर तकनीक तक बढ़ा लेता है, जिससे हंटिंग सीजन नामक देवता की रुचि जागृत होती है। हमारा नायक अपने आप से और युद्ध के परिणाम से प्रसन्न है जो उसके पक्ष में समाप्त हुआ। वो निश्चित रूप से बाकी सभी से बेहतर होगा और वे उससे डरेंगे। आखिर डर ही वो अवसर प्रदान कर सकता है जिससे एक नया जीवन शुरू किया जा सके। यही बात उन देवताओं और सितारों पर भी लागू होती है जिन्हें मिशन पूरा होने पर अपने उपदेशों को फैलाने के लिए एक पादरी चुनने का अधिकार होता है, क्योंकि वे ही उन प्रचारकों को चुनते हैं जो उनकी इच्छा को लोगों तक ले जाते हैं। इसलिए भारी भीड़ अपनी किस्मत आजमाने और देवताओं व सितारों द्वारा दी जाने वाली शक्ति प्राप्त करने के लिए काल कोठरी में उतरती है। लेकिन केवल कुछ ही लोग ईश्वरीय ध्यान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली होते हैं और बाकी बिना इसे प्राप्त किए मर जाते हैं, क्योंकि देवताओं के लिए मृत्युदंड पाए हुए प्राणियों में कोई रुचि नहीं होती और केवल वे ही सम्मानित होते हैं जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या यदि वे दिखा सकें कि उनके पास कोई विशेष उपहार है। जैसे हमारे नायक ने लड़ाई के सफल समापन के बाद हंटिंग सीजन नामक देवता को आकर्षित किया। यह देवता एक युद्ध की देवी है जिसका नाम पहाग है, जो शिकार के आनंद के लिए विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का कुशलतापूर्वक उपयोग करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी मां टियामत है
जो बुराई की आदिम ड्रैगन है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसा व्यक्ति इतनी जल्दी ली चांगसुंग में रुचि लेगा, लेकिन रस्टी डैगर तकनीक को क्रियान्वित होते देखने के बाद वो क्या कहेगी? ली चांगसुंग उस तकनीक में विफल नहीं हो रहा है जिसे वो चमकाने जा रहा है। ये वास्तव में दिलचस्प है और वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा ताकि उसे मुंह की न खानी पड़े, लेकिन उसका चिंतन एक गंध से बाधित होता है जो जंगल में फैलने लगती है।